नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य अखिलेश कुमार शारीरिक शिक्षा के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, जब मेरे को वक़्त मिलता है मैं वीडियोज़ बना के अपलोड कर देता हूँ और मेरी जो लगातारता है, यानी कि जो कंटिन्यूटी है बिगड़ रही है, तो इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगा। तो आज का जो पेपर है, मैंने इससे पहले पेपर जो मैं 19 अपलोड किया था उसका पहला पार्ट यानी 19 ए का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और इस वीडियो में 19 बी में जो प्रश्न थे उनका वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग को भी जो भी समस्याएँ आती हैं कृपया कमेंट करके हमको ज़रूर बताएँ और मैं प्रयास करूँगा कि मैं डेली यूट्यूब पे अपने वीडियोज़ अपलोड करूँ। इससे पहले आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ वीडियोज़ को शेयर और लाइक करें ताकि और लोग हमारे चैनल से जुड़े और हमारा परिवार एक बड़ा परिवार बने, जिससे काम करने में हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलता है और एक रूप से ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है कि नहीं हमको काम करना चाहिए यूट्यूब पे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, लाइक वीडियोज़ को ज़रूर करें। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 6 है, खिलाड़ी की आक्रामक व्यवहार से क्या प्रभावित होता है? संवेगात्मक स्थिति, उद्देश्यात्मक स्थिति, रणनीति योग्यता या कौशल स्तर। इन चारों में से दो दो जो उत्तर है वो सही है, उसी को हमको चूज़ करना है कि खिलाड़ी की जो जब आक्रामक हो जाता है, तो उससे क्या प्रभावित होता है। देखिए, जब खिलाड़ी खेलता है तो उसपे हमेशा एक आक्रामक व्यवहार होता है। एक आक्रामक व्यवहार एक उसके सामान्य व्यवहार के लेवल में होता है जो खिलाड़ी को एक पॉजिटिव मोटिवेट करता है। जिससे खिलाड़ी के अंदर एक एनर्जी रहती है कि हमें खेलना है और अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। और साथ में जब एक एग्रेशन यानी कि आक्रामक व्यवहार वो होता है जो कि इस स्तर पर पहुंच जाता है कि खिलाड़ी का जो जो मानसिक स्तर होता है वो खेल के रूल को तोड़ तोड़ भी सकता है, उसको चोट की डर नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में खिलाड़ी पहुंच जाता है और वो आक्रामक स्थिति उसके लिए खतरनाक होती है, जिससे उसकी जो हमारी संवेगात्मक स्थिति हो या उद्देश्यात्मक स्थिति हो या कौशल स्तर हो या रणनीति योग्यता, इन चारों में से जो भी हो प्रभावित होती है, उसी को हम इस प्रश्न में जानेंगे। देखिए, संवेगात्मक स्थिति का मतलब क्या है कि संवेगात्मक स्थिति वो स्थिति है जो हमारी मानसिक स्थिति को बताती है। यानी कि इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि किस स्थिति में खिलाड़ी द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है। यानी कि जैसे भी हमारी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है, वो हमारे आक्रामक व्यवहार से प्रभावित होती है। अगर उच्च लेवल का आक्रामकता हमारे अंदर आती है, यानी कि खिलाड़ी एक द्वंद्वात्मक होता है, लड़ाई अ, लड़ने की इच्छा में हो जाता है, उसके अंदर चोट का डर या खेल से बाहर होने का डर खत्म हो जाता है। तो इस स्थिति में खिलाड़ी की संवेगात्मक स्थिति सबसे पहले प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें खिलाड़ी जो होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका उद्देश्य दिखाई देने लगता है और चाहे वो खेल का नियम तोड़ के करे या फिर सामने वाले खिलाड़ी को चोटिल करके करे। ठीक, दूसरा ऑप्शन होता है रणनीति योग्यता। देखिए, खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उस समय रणनीति नहीं बनाता, बल्कि खेल शुरू होने से पहले जो कोच होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके उनको रणनीति बनाई जाती है और समझाई जाती है और उस अनुसार वो खेल को परफ़ॉर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर अब होता है चौथा की बात करें अगर कौशल स्तर की, तो कौशल स्तर जो हमारा होता है, जब हम कौशल का मतलब होता है स्किल्स। जब हम किसी तकनीक को खेल के जो खेलने के तरीके होते हैं, उसको हम जब कलात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं तो स्किल्स बन जाता है, कौशल बन जाता है। और तीसरा होता है उद्देश्यात्मक इस प्राप्ति। देखिए, खिलाड़ी का एक ही उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है हमें मैच जीतना है या गोल करना है, गोल करके पॉइंट अर्जित करना है। ठीक, तो उसके साथ ही जो उद्देश्य होते हैं, ये होना होता है खिलाड़ी का कि ह हमें इंजरी से बचना है, चोट से बचना है, खेल के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही हमको खेल को परफ़ॉर्म करना है। लेकिन उस जब हम खिलाड़ी आक्रामक हो जाता है, तो जैसे पहले आपको बताया कि आक्रामकता की स्थिति में खिलाड़ी बिना डरे ही खेलता है, यानी डर का यहाँ मतलब होता है कि चोट का लगने का डर ना होना या गलत
रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके खेल को खेलना, इससे खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है, इससे परे हो जाना। इसलिए खिलाड़ी की जो संवेगात्मक स्थिति होती है और उद्देश्य उद्देश्य प्राप्ति स्थिति होती है, 2 चीज़ें प्रभावित हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है ऑप्शन ए 1 और 3। ठीक? अब प्रश्न संख्या 7 है, किस ट्रेनिंग को स्थलबद्ध ट्रेनिंग का अभ्यास किया जाता है, किस ट्रेनिंग में? तो देखिए, स्थलबद्ध ट्रेनिंग की अगर बात करें तो हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हम हैंडबॉल या फुटबॉल मैच या हॉकी मैच खेलते हैं तो उसमें एक गोलकीपर होता है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है गोलकीपर का। और जब कोई गोलकीपर होता है तो वो अपने गोल पोस्ट के पास ही ट्रेनिंग देता है, कैसे बॉल को रोकना है, कैसे बॉल को थ्रो करना है, या जिस प्रकार गेंद की स्थिति बनती है उस अनुसार उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक? तो इस तो यानी कि हमने देखा कि स्थलबद्ध ट्रेनिंग एक निश्चित एरिया के अंदर ही की जाती है। जैसे अगर हम एथलीट की ट्रेनिंग की बात करें तो वो पूरे ट्रैक पे ही उसको दौड़ाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फुटबॉल में गोलकीपर को पूरे मैदान में ट्रेनिंग देने के बजाय एक उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके अंदर ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे उसका डिफेंडर हो, उसको डिफेंस एरिया जो होता है खिलाड़ी का, उस एरिया में उसको प्रशिक्षण दी जाती है। तो हम ऑप्शन की अगर बात करते हैं कि ऑप्शन ए इंटरवल ट्रेनिंग, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ऑप्शन सी प्रेशर ट्रेनिंग और ऑप्शन डी फंक्शनल ट्रेनिंग। हम ऑप्शन में ऑप्शन डी की बात करें, फंक्शनल ट्रेनिंग जो होती है एक जिम्नाजियम यानी जिम में दी जाती है, जिसमें अनेक ऑपरेटर्स द्वारा एक ही जगह कई प्रकार के एक्टिविटी को हम प्रदर्शित करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक प्रकार के जो हमारी ताकत होती है बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसको दी जाती है। ऑप्शन ए है इंटरवल ट्रेनिंग एक प्रकार के एंडोरेंस को विकसित करने के लिए, शरीर में जो दमखम होता है उसको विकसित करने के लिए की जाती है। इसमें खिलाड़ी जो होता है कुछ समय तक लगातार एक्टिविटी परफॉर्म करता है, फिर आराम करता है, फिर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ऐसे उसका इंटरवल ट्रेनिंग चलता है। और इंटरवल ट्रेनिंग से हमारा एंडोरेंस यानी दमखम विकसित होता है, और एंडोरेंस विकसित करने वाली जो भी ट्रेनिंग होती है वो कम से कम 40 मिनट तक चलती हैं। अब ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी प्रेशर ट्रेनिंग एक फुटबॉल ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग दी फुटबॉल में ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको प्रेशर ट्रेनिंग नाम है, जिसमें खिलाड़ी की जो पोजीशन होती है फुटबॉल में, उस पोजीशन के अनुसार उस निश्चित एरिया में ही खिलाड़ी को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे पहले ही बताया आपको कि गोलकीपर है, गोलकीपर को गोल पोस्ट के पास ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर खिलाड़ी डिफेंस खेलता है तो उसको डिफेंस एरिया जो होता है उसके पास ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है ऑप्शन सी प्रेशर ट्रेनिंग। अब प्रश्न संख्या 8 है कि दौड़ की बढ़ती हुई गति दर्शाती है। देखिए, जब भी दौड़ हम शुरू करते हैं तो शुरू में दौड़ हमारी स्लो होती है, फिर समय अनुसार वो बढ़ जाती है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग है तो 10 मीटर बाद हम लगभग फुल स्पीड में आ सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है तो हम ज़्यादा फुल स्पीड से न दौड़ के मध्यम स्पीड से दौड़ते हैं। लेकिन प्रश्न कहता है कि जब हम दौड़ते हैं और जब हमारी स्पीड बढ़ती है तो हमारी शरीर की स्थिति के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हवा में तैरने की अवधि में वृद्धि हो जाती है, आगे धड़ के झुकाव में कमी होती है, घुटना या खुले में फैलाव में वृद्धि कुल्ले सॉरी जो घुटना और खुले के जगह कुल्हा लिखना था उसमें, तो उसके जगह पर खुले लिख दिया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे कुल्हा होना चाहिए। में फैलाव में वृद्धि होती है या आगे धड़ में झुकाव में वृद्धि होती है। तो सबसे पहले हम हवा में तैरने की बात करेंगे। तो देखिए, जब हम चलते हैं तो हमेशा एक पैर ज़मीन पे रहता है, और दौड़ते हैं तो कुछ क्षण के लिए हमारा शरीर हवा में होता है। सबसे पहला अंतर दौड़ और पैदल चलने में होता है, यानी कि वॉकिंग और रनिंग में सबसे पहला अंतर होता है कि रनिंग में हम कुछ क्षण के लिए दोनों पैर हवा में हो जाते हैं, यानी शरीर पूरा हवा में हो जाता है। और वॉकिंग में हमारा एक पैर हमेशा ज़मीन से लगा हुआ होता है। दूसरा अंतर होता है कि जब हम दौड़ते हैं तो हम पंजे के माध्यम से दौड़ते हैं, पूरे नीचे जो पैर का तालू होता है उसका प्रयोग नहीं करते, जबकि चलते वक्त पूरे तालू का प्रयोग हम करते हैं। तो
जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जो शरीर हवा में तैरने की अवधि बढ़ती जाती है। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होता है इसका। अब दूसरे की बात करें कि आगे धड़ में झुकाव में कमी होती है, और ठीक उसके विपरीत जो स्टेटमेंट है चौथे में देखिए, आगे धड़ के झुकाव में वृद्धि होती है। यानी कि दो स्टेटमेंट, एक में झुकाव एक में वृद्धि होती है। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो तो इसमें जो हमारे धड़ के झुकाव में कमी, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका कारण हो के जब हम दौड़ स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो शरीर की पोजीशन होती है, एंगल्स हर जॉइंट्स का कम होता है। और जैसे जैसे हम हमारी दूरी बढ़ती जाती है और हम तेज होते जाते हैं, हमारी स्पीड बढ़ती जाती है, उसका एंगल बढ़ने लगता है। इसका कारण ये होता है कि जो सामने का एयर रेजिस्टेंस होता है हमको रोकता है, अगर हम ज़्यादा देर तक बॉडी एंगल जो होता है कम रखें। और उसके साथ साथ हमें अपनी शरीर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सीजी, उसको संतुलित करने के लिए हमें अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है, के लिए भी, जिससे हमें थकावट जल्दी आ जाती है। तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक संतुलित पॉइंट पर ले जाने के लिए हमारे शरीर में फैलाव होना जरूरी पड़ जाता है। इसलिए हम धड़ को धीरे धीरे झुकाव में कमी करते जाते हैं और खिलाड़ी सीधा हो जाता है। और उसके साथ ही जब हम तीसरे की बात करेंगे कि घुटना व पैर खुले में घुटना व कुल्हे में फैलाव में वृद्धि होगा। तो अभी जो मैंने वर्णन किया कि कैसे कैसे उनके क्या कारण है कि उनकी जो बॉडी जॉइंट्स एंगल होते हैं बढ़ते जाते हैं, उसका कारण यही होता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को संतुलित करने के लिए, तथा उसकी जो एयर रेजिस्टेंस उसको रोकता है। जब एंगल्स कम होता है तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा, हवा का जो प्रतिरोध होता है ज़्यादा लगता है, इसलिए उसको कम करने के लिए खिलाड़ी धीरे धीरे सीधे में हो जाता है। और उसके साथ ही उसके जो भी जॉइंट्स में एंगल होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ के लगभग 70 से 80% ओपन हो जाते हैं। शुरू में जब दौड़ते हैं तो 30 35 या 45 अंश के आसपास ही उसका जॉइंट्स का एंगल रहता है, घुटना या कुल्ले का। लेकिन जैसे जैसे वो दौड़ने स्पीड उसकी बढ़ती जाती है, बॉडी उसकी स्ट्रेट होती जाती है, सीधी होती जाती है, और उसके घुटने और कुल्ले में फैलाव होने लगता है। और लगभग लगभग ये फैलाव 80 से 90 अंश तक हो जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो होता है 1 2 और 3। तो इस जिसमें ऑप्शन ए में दिया 1 2 3, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए। अब नवा हमारा क्वेश्चन होता है अभिकथन और तर्क का। तो देखिए, ओलंपिक अभिकथन लिख रहा है कि ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले देश का संबंधित खिलाड़ी ही भाग लेता है। ये अभिकथन सही है, क्योंकि देखिए, कोई भी खिलाड़ी जब ओलंपिक में लेता है तभी ले सकता है जब उसका देश, यानी जिस राष्ट्र का वो खिलाड़ी है वो राष्ट्र ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा हो, तभी वो खिलाड़ी उस उस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। और तर्क आर की अगर हम बात करेंगे तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी की आयु सीमा होती है। तर्क आर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओलंपिक में देखिए कोई भी आयु सीमा नहीं दी गई कि सबसे कम उम्र क्या होगी या सबसे अधिक उम्र पार्टिसिपेट करने की क्या होगी, इसका कोई लिमिटेशन नहीं। किसी भी उम्र में खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए अभिकथन ए इस प्रश्न का सही है और तर्क आर गलत है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का इस तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो ऑप्शन सी सा थे सी था। तो अब प्रश्न संख्या हमारा 10वां है, यानी कि प्रश्न संख्या 10 है सुमेलित करने वाला, कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद इसमें सुमेलित। तो इसमें देखिए 2 सूची दी गया, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में हमारे विशेषज्ञ जो रहे, या इनको कहे तो अ,
विशेषज्ञ थे और उसके साथ सूची 2 में जो नाम दिया गया है वो देश का नाम दिया गया। तो यहाँ सुमेलित करना है कि कौन-सा विशेषज्ञ किस देश से संबंध रखता है। तो पहला है गट्समथ। तो जो गट्समथ है, गट्समथ का पूरा नाम था जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समट्स। गट्समथ को जर्मन जिम्नास्ट का पितामह कहा जाता है और इन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी थी, जिम्नास्टिक फॉर यंग और खेल। जो खेल इनका पुस्तक था उसमें लगभग 105 खेलों का विस्तार पूर्वक वर्णन था। तो इसलिए गट्समथ का संबंध अ, जर्मनी से होता है, क्योंकि ये जर्मन जिम्नास्ट के पितामह के रूप में माने जाते थे और इनका इनका जो कार्यकाल रहा वो 1759 से 1839 ईस्वी के बीच में रहा। तो इसलिए इन गट्समथ का संबंध जर्मनी यानी कि एक का डी से संबंध रहा। अब डियो लिविस, दूसरा है डियो लिविस। जो डियो लिविस थे उनका पूरा नाम था डिक्लेलिज लेविस था। ये सामान्यतः डॉक्टर, एक अमेरिका में एक डॉक्टर के रूप में काम करते थे। तो ये डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि इनका पेशा डॉक्टरी था, लेकिन वे स्वच्छता, स्वभाव और शरीर क्रिया विज्ञान पर व्याख्यान देते रहते थे। इसलिए इन डियो लिविस का संबंध अ, अमेरिका से होता है। अब आते हैं मैक्लेरिन। जो मैक्लेरिन थे वो और जो मैक्लेरिन थे उनका पूरा नाम बुश मैक्लेरिन था और ये ब्रिटेन से संबंध रखते थे। ये जो ब्रिटेन का मोटर रेसिंग टीम था उसका ये एक सदस्य थे और खुद एक प्रकार के मैक्लेरिन टेक्नोलॉजी सेंटर के संस्थापक के रूप में थे। जो मोटर रेसिंग होता है तो उसका उसकी जो गाड़ियां बनती हैं उसकी एक इन्होंने कंपनी भी अपनी नाम से स्थापित की थी। उसका ये संस्थापक थे और उसके साथ साथ उससे पहले ये ब्रिटिश मोटर रेसिंग टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। इसलिए मैक्लेरिन का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से होता है। अब है तो इसका संबंध बी से होता है। अब होता है ग्रेस नेस्गल। ग्रेस नेस्गल जो था, ग्रेस नेस्गल का संबंध हम बताते तो इनका संबंध डेनमार्क से रहा। डेनमार्क में जो आधुनिक शारीरिक शिक्षा की नींव डाली थी वो थे फ्रेंच नेस्गल ने। और नेस्गल के माध्यम से ही सबसे पहले डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी और उन्होंने जिम्नास्ट पर एक पुस्तक भी लिखा था। उस पुस्तक का नाम था जिम्नास्टिक्स। इनके पुस्तक का नाम जो था वो जिम्नास्टिक्स था और उन्होंने सबसे पहले डेनमार्क के विद्यालयों में जिम्नास्टिक को शुरू की थी और इसलिए इनको डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा का पितामह के रूप में भी समझा जाता है, क्योंकि ये शारीरिक शिक्षा को सबसे पहले डेनमार्क में शुरू करने वाले व्यक्ति थे। इसलिए नेस्गेल का संबंध जो होता है वो डेनमार्क से होता है और गट्समथ का संबंध जर्मनी से होता है। डियो लिविस का संबंध जो डियो लिविस थे उनका संबंध अमेरिका से होता है और मैक्लेरिन जो रेसिंग से संबंधित है उनका संबंध ग्रेट ब्रिटेन से होता है। यानी कि एक का डी से संबंध होता है, फिर 2 का ए से संबंध होता है, मैक्लेरिन सी का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से होता है और फ्रेंच नेस्गल का संबंध ऑप्शन सी डेनमार्क से होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो ऑप्शन बी बना है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। तो इस प्रश्न में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये मेरी जो मेहनत है आप लोग को अगर पसंद आती है तो साथ में जो लोग सब्सक्राइब न किए हैं चैनल, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने इस वीडियोज को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग हमारे चैनल से जुड़े और हमें काम करने के लिए एक मोटिवेशन मिले। इसके लिए आप सबको धन्यवाद।